कार्रवाई होनी चाहिए और समाजवादी पार्टी की तड़फड़ाहट। देश के अंदर दो नमूने हैं, एक दिल्ली में और एक लखनऊ में बैठते हैं। जब देश में कोई चर्चा होती है तो तुरंत वह देश छोड़ करके भाग जाते हैं। समाजवादी पार्टी तो उसके बारे में बहुत अच्छी तरह पहले से परिचित है कि कैसे माफिया के खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए और समाजवादी पार्टी की तड़फड़ाहट वह हम उसके माध्यम से समझ सकते हैं। जो भी अपराधी होगा उस अपराधी के खिलाफ इतनी सख्त कार्रवाई होगी, उत्तर प्रदेश सरकार इसकी सख्त कार्रवाई करेगी। एक फोटोग्राफ इस बात को बताता है, ये फोटोग्राफ इस बात को बताता है, ये फोटोग्राफ इस बात को बताता है कि अमित यादव समाजवादी पार्टी के युगल सभा से जुड़ा हुआ है, आपका पदाधिकारी है। बहुत पहले से ये मांग कर रही है कि जो भी इसमें अपराधी लिप्त है उनको गिरफ्तार किया जाए। जब हम लोग ये मांग कर रहे हैं कि उन्हें गिरफ्तार किया जाए और सरकार गिरफ्तार नहीं कर रही है तो इसका क्या मतलब है? कौन उन लोगों को बुझाने का काम कर रहा है? तो मैं जानता हूँ आपकी पीड़ा, क्योंकि जब सरकार की कार्रवाई अपने अंतिम उस तक जाएगी तो आप में से बहुत सारे लोग खतिया पढ़ने के लिए जाएंगे। आपको खतिया पढ़ने की लायक भी हम नहीं छोड़ेंगे। जो बुलडोजर उसकी तरफ जाना चाहिए था, वो बुलडोजर का ड्राइवर भी कोडीन के नशे में मस्त हो गया और रास्ता भटक गया। आपकी सरकार ने उन्हें लाइसेंस दिया था उनकी इलीगल गतिविधियों को आगे बढ़ाने के लिए। समाजवादी पार्टी की सरकार ने 2012 से 16 के बीच में सारे इलीगल कार्यों को आगे बढ़ाया। नमस्कार, शाम के 6 बज चुके हैं। न्यूज का प्राइम टाइम शुरू हो चुका है। आप देख रहे हैं सवाल इंडिया का और मैं आशुतोष चतुर्वेदी आपके साथ। बात करेंगे सबसे पहले उत्तर प्रदेश की, क्योंकि देखिए उत्तर प्रदेश विधानसभा में जिस कोडीन को लेकर विपक्ष जोरदार हंगामा करता रहा, इसको लेकर जब सीएम योगी बोलना शुरू करते हैं तो चुन चुनकर विपक्ष पर ताबड़तोड़ प्रहार करते हैं। इस दौरान दो नमूने वाले योगी के बयान पर विपक्ष इतना हमलावर हो गया कि सदन छोड़कर ही चला गया। चेतावनी भी दी कि वक्त आने पर कोडीन गैंग के खिलाफ सरकार का बुलडोजर एक्शन भी होगा, यानी सत्ता पक्ष और विपक्ष दोनों ही इस मामले को लेकर आमने सामने हैं। शुरुआत एक स्पेशल रिपोर्ट के साथ। तो मैं जानता हूं आपकी पीड़ा को, क्योंकि जब सरकार की कार्रवाई अपने अंतिम उस तक जाएगी तो आप में से बहुत सारे लोग खतिया पढ़ने के लिए जाएंगे। अब ये देखिए फोटो दिखा रहे थे, ये फोटो किसके साथ है? काम है कम से कम ऐसे माफियाओं के खिलाफ। बाबा जी के बुलडोजर की चाबी कहाँ खो गई? जो बुलडोजर चलता था जरा सी बात पे, कोडीन भैया पे क्यों नहीं चल रहा? देखिए कोडीन कफ सिरप के माफियाओं पे के महलों पे बुलडोजर चले, देखो गरीबों की झोपड़ियों तक बुलडोजर तुरंत पहुंच जाता है। समाजवादी पार्टी 2027 में एक 4 पहिया वाहन में बैठ करके सैफई वापस जाएंगे। उनके सदस्य की संख्या लगभग ऐसी ही रहने वाली है। आप ये भ्रम फैला रहे हो कि मौतें हुई हैं, वो एक भी मौत कहने की नहीं हुई। कोडीन पर सियासी लड़ाई अब नमूने पर आई। कोडीन पर जंग जोरदार, योगी अखिलेश में वार पलटवार। कोडीन कांड पर जारी क्लेश, योगी आदित्यनाथ वर्सेस अखिलेश। जैसा कि पहले ही अनुमान था, यूपी विधानसभा के शीतकालीन सत्र की कार्यवाही शुरू होते ही जोरदार हंगामा हुआ। मेरे पास बहुत अच्छा तरीका 12 बजे तक का। कोडीन को लेकर विपक्ष ने सरकार पर जोरदार हमले किए। सदन की कार्यवाही की शुरुआत होते ही विपक्षी विधायक बवाल करने लगे। कुछ देर बाद मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ कोडीन कांड पर बोलने के लिए खड़े हुए। अपने भाषण के दौरान योगी ने कुछ ऐसा कह दिया जिस पर विपक्ष फिर भड़क गया। योगी के बयान पर सदन में भारी बवाल हुआ। विपक्षी विधायक योगी के बयान पर इतने गुस्से में थे कि सदन से वॉकआउट कर गए। पहले आपको सुनाते हैं कि योगी ने सदन में इशारों में अखिलेश यादव पर किस तरह तंज कसा था। देश के अंदर दो नमूने हैं, एक दिल्ली में और एक लखनऊ में बैठते हैं। जब देश में कोई चर्चा होती है तो तुरंत वह देश छोड़ करके भाग जाते हैं।
और मुझे लगता है कि यही आपके बबुआ के साथ भी हो रहा होगा। वह भी देश से फिर जाएंगे इंग्लैंड की सैर सपाटे में और आप लोग यहाँ चिल्लाते रहेंगे। योगी के बयान से जाहिर है कि उन्होंने दो नमूने किन को कहे हैं। पिछले दिनों लोकसभा में नेता विपक्ष राहुल गांधी बीच सत्र छोड़कर यूरोप के दौरे पर चले गए थे। योगी ने इसी को लेकर अखिलेश की तुलना राहुल गांधी से की। इधर योगी ने बिना नाम लिए अखिलेश पर तंज कसा, तो इस पर अखिलेश कहां चुप बैठने वाले थे। अखिलेश ने भी बिना नाम लिए योगी पर पलटवार किया। योगी के भाषण के कुछ देर बाद ही अखिलेश ने एक ट्वीट किया। अपने ट्वीट में अखिलेश ने लिखा, किसी को उम्मीद नहीं थी कि दिल्ली लखनऊ की लड़ाई यहां तक पहुंच जाएगी। संवैधानिक पदों पर बैठे लोग आपस में कुछ तो लोकलाज रखें और मर्यादा की सीमाएं न लांघें। भाजपाई अपनी पार्टी के अंदर की खींचतानी को चौराहे पर न लाएं। कहीं न कहीं बुरा मान गया तो वापस जाना पड़ेगा। इशारों इशारों पर अखिलेश ने योगी पर बड़ा पलटवार कर दिया। बहरहाल इससे पहले योगी ने कोडीन को लेकर विपक्ष के आरोपों पर कहा कि कोडीन सिरप यूपी में नहीं बनता। कफ सिरप से यूपी में कोई मौत नहीं हुई है। यूपी में सबसे बड़े होलसेलर को समाजवादी पार्टी की सरकार में लाइसेंस दिया गया था। कोडीन कफ सिरप से उत्तर प्रदेश के अंदर कोई मौत नहीं हुई है। एक दूसरा, इस मामले में एनडीपीएस के अंतर्गत कार्रवाई होगी। ये उत्तर प्रदेश सरकार इस मामले को कोर्ट में जीती है। उत्तर प्रदेश ने इस मामले को लड़ा है। तीसरा, उत्तर प्रदेश में इसका जो सबसे बड़ा होलसेलर, जो बड़े होलसेलर हैं, जिसको सबसे पहले एसटीएफ ने पकड़ा था 2016 में, उसको लाइसेंस समाजवादी पार्टी ने जारी किया था। इसके बाद योगी ने कोडीन को लेकर यूपी में सरकार की तरफ से अब तक लिए गए एक्शन की भी जानकारी दी। योगी ने कह दिया कि वक्त आने पर सरकार का बुलडोजर एक्शन भी होगा और जब एक्शन होगा तब विपक्ष चिल्लाना शुरू न कर दे। ये कार्रवाई सरकार ने की है और सरकार ने इसके लिए 79 अभियोग अब तक दर्ज किए हैं। इसमें 225 अभियुक्तों को इसमें नामजद किया है। 78 अभियुक्त अब तक गिरफ्तार हुए हैं। 134 फर्म पर एक छापेमारी की कार्रवाई हुई है और इसमें अब तक जिन क्षेत्रों में ये आई हुई, अलग अलग राज्यों से जुड़े हुए यह सभी केंद्र हैं। और मुझे लगता है अगर आप इसकी गहराई में जाएंगे तो घूम फिर करके वही मामला है कि वो कहीं ना कहीं कोई ना कोई समाजवादी पार्टी से जुड़ा हुआ नेता या उनसे जुड़ा हुआ कोई ना कोई व्यक्ति उसकी चपेट में आता है। और इलीगल ट्रांजैक्शन भी जो हुआ है वह भी आपकी लोहिया बहाने के एक पदाधिकारी के अकाउंट के माध्यम से हुआ है। एसटीएफ इसकी जांच कर रही है। इस पूरे मामले में हाई कोर्ट से उस पूरे मामले को एनडीपीएस के अंतर्गत इस मामले में मुकदमा चलना चाहिए। यह उत्तर प्रदेश सरकार ने इस लड़ाई को लड़ा है और उसको जीता है और इस मामले में कोई भी अपराधी छूटने नहीं पाएगा। और चिंता मत करिए, समय आने पर बुलडोजर एक्शन भी, उसकी तैयारी भी रहेगी। उस समय चिल्लाना मत करो। इससे पहले कोडीन को लेकर विपक्षी विधायकों ने सदन की कार्यवाही शुरू होने से पहले विधानसभा परिसर में भी नारेबाजी की। विपक्षी विधायक पोस्टर बैनर के साथ विधानसभा पहुंचे थे। विपक्ष ने कहा सरकार कोडीन माफियाओं को बचा रही है, तो वहीं इस पर डिप्टी सीएम केशव मौर्य ने कहा कि समाजवादी पार्टी मुद्दा विहीन हो चुकी है। कोडीन माफियाओं को सरकार बचा रही है। सरकार का पूरा संरक्षण कोडीन माफियाओं के साथ है। और मुख्यमंत्री जी 19 तारीख को प्रेस करके एक तस्वीर दिखा रहे थे। उसके दूसरे दिन हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जी ने कहा कि इसमें जो भी संलिप्त है उसके खिलाफ बुलडोजर की कार्रवाई की जाए, लेकिन अभी तक सरकार ने कोई कार्रवाई नहीं किया। इससे साफ जाहिर है कि माननीय योगी जी की सरकार कोडीन माफियाओं के साथ है। समाजवादी पार्टी 2027 में एक 4 पहिया वाहन में बैठ करके सैफई वापस जाएंगे। उनके सदस्य की संख्या लगभग ऐसी ही रहने वाली है।
यूपी विधानसभा का शीतकालीन सत्र अगले 2 दिन यानी 24 दिसंबर तक चलना है, लेकिन कोडीन को लेकर जिस तरह सियासी रण हो रहा है उससे लगता है कि अगले 2 दिन भी इसी तरह हंगामे की भेंट चढ़ सकता है। ब्यूरो रिपोर्ट, एनडीटीवी इंडिया। और इसी मामले में आपको बता दें कि एक बड़ी खबर भी है। देखिए, उत्तर प्रदेश विधानसभा के अंदर योगी आदित्यनाथ ने समाजवादी पार्टी पर जोरदार हमला भी बोला है। योगी ने क्या कहा है आपको बता दें। कहते हैं योगी आदित्यनाथ आरोपी वाराणसी से समाजवादी पार्टी का उम्मीदवार है। आरोपी के फोटो अखिलेश यादव के साथ पाए गए हैं, ये योगी आदित्यनाथ ने बोला है। अमित यादव एसपी से जुड़ा हुआ है। तस्करी में समाजवादी पार्टी से जुड़े नेता भी शामिल हैं। अमित यादव के खातों से शुभम जायसवाल के खातों में लेन देन हुआ और आलोक सिपाही पक्का सफाई है। क्या कुछ कहना है योगी आदित्यनाथ का, किस तरह से उन्होंने हमला बोला, सुनिए जरा सीधा। महोदय, इस मामले में ये तो हर व्यक्ति जानता है कि माफिया से संबंध किसके हैं। मान्यवर, हाँ आएंगे ना, उसका कोई स्वागत थोड़ा करने जा रहा है। ये जो भी कार्रवाई हुई है यूपी पुलिस ने की है, और यूपी पुलिस की कार्रवाई में अब मैं आपको नाम भी बता देता हूं। अब सैली ट्रेडर के शुभम जायसवाल का प्रदेश सचिव समाजवादी युवजन सभा और कैंट वाराणसी से समाजवादी पार्टी के उम्मीदवार अमित यादव से व्यापारिक साझेदार है। यानी जो ये इसका जो यूपी का जो सबसे बड़ा स्टॉकिस्ट है वह शुभम जायसवाल है, और वह व्यापारिक साझेदार है अमित यादव का, जो वाराणसी से समाजवादी पार्टी का प्रत्याशी रहा है। अमित यादव क्या आपका प्रत्याशी नहीं था कैंट वाराणसी से? था, याद कर लीजिए। अरे था, इस समय चुनाव थोड़े हो रहे हैं, मैं बता रहा हूं भाई। अमित यादव की फर्म का नाम इसमें, अभी बात सुनो, चलिए, प्रत्याशी नहीं है, मैं कह रहा हूं प्रत्याशी नहीं है, लेकिन ये अमित यादव की फोटो अखिलेश यादव के साथ तो है ना, ये तो है ना, ये तो है ना। नहीं, मेरे साथ है तो मैं इस सदन का सदस्य हूं, मेरे साथ है, क्या आप इसको मानेंगे? क्या इसका मतलब मेरे साथ है तो इसका मतलब एक अखिलेश यादव उस मामले में इन लोगों को बचाव नहीं कर रहे हैं? इसीलिए मैं कह रहा हूं ये फोटोग्राफ्स इस बात को बताता है। अरे सुनिए, ये फोटोग्राफ्स इस बात को बताता है, ये फोटोग्राफ्स इस बात को बताता है कि अमित यादव समाजवादी पार्टी के युवजन सभा से जुड़ा हुआ है, आपका पदाधिकारी है, और आप इसको डिनाई नहीं कर सकते। तो विधानसभा के अंदर गरजते हुए योगी आदित्यनाथ को भी आप सुन रहे थे, लेकिन जिस पर आरोप लगाया गया, कौन है ये अमित यादव जिस पर उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने आरोप लगाया? तो देखिए, जो जानकारी है, समाजवादी पार्टी का छात्र सभा से ये जुड़ा हुआ नेता है। कैंट विधानसभा सीट से टिकट ये मांग रहा था, समाजवादी पार्टी ने टिकट नहीं दिया। अब शुभम जायसवाल की फर्म सैली ट्रेडर्स का साझेदार भी है, जैसे कि जानकारी सामने आई है। शुभम और उसकी पत्नी के खातों से अमित के खाते में पैसों का ट्रांजैक्शन हुआ है, लेन देन हुआ है, ये जानकारी आई। लेकिन ये बात यहीं खत्म नहीं हुई। इसके बाद सदन में योगी आदित्यनाथ ने यह भी कहा कि ऐसी कार्रवाई कर देंगे कि आपको फातिहा पढ़ने के लायक भी नहीं छोड़ेंगे। किस तरह से हमला बोला सीएम ने, योगी आदित्यनाथ ने, सीधा सुनिए। हमने पहले भी कहा 77 अभियुक्तों को हम अब तक गिरफ्तार कर चुके हैं, कोई भी बचने नहीं पाएगा। जो भी अपराधी होगा, ये तो मैं जानता हूं आपकी पीड़ा को, क्योंकि जब सरकार की कार्रवाई अपने अंतिम उस तक जाएगी तो आप में से बहुत सारे लोग फतिया पढ़ने के लिए जाएंगे वहां, तो आपको फतिया पढ़ने के लायक भी हम नहीं छोड़ेंगे, तब तक ऐसी कार्रवाई हम कर देंगे।
अब जरा आपको बता दें, जो सीएम योगी को रिपोर्ट मिली है कोडीन कफ सिरप को लेकर इस केस में, तो ये रिपोर्ट जो मिली है उसमें क्या कुछ दर्ज है, क्या कहा गया है। कफ सिरप अवैध नहीं है ये कहा गया है। माफियाओं ने इकट्ठा किया सिरप का जखीरा। नशे के लिए बाजार में बिना प्रिस्क्रिप्शन कोडीन की बिक्री हुई और ड्रग जो माफिया हैं और रिटेलर बाजार में कर रहे थे सप्लाई। ड्रग माफिया के खिलाफ उत्तर प्रदेश की जो सरकार है उसने कार्रवाई की है और कोडीन सिरप को लेकर यूपी में भ्रम फैलाया गया, ये कहना है। जो रिपोर्ट है उसमें ये मेंशन है। मध्य प्रदेश, राजस्थान में मौत हुई, तमिलनाडु में बनी सिरप से हुई है, ये आंकड़े कहे गए हैं। और अब आगे बढ़ते हैं, अगली बड़ी खबर की बात करते हैं। संघ प्रमुख मोहन भागवत से जुड़ी ये खबर है, जिनके बयान की वजह से राजनीतिक तूफान मचा हुआ है। देखिए, मोहन भागवत ने हिंदू एकता, बांग्लादेश और पश्चिम बंगाल को लेकर जो बयान दिए उस पर राजनीतिक दलों और संगठनों ने क्या कुछ कहा, आपको सुनवाते हैं इस पूरी स्पेशल रिपोर्ट के जरिए। देखिए, फिर से बाबरी मस्जिद बनाकर उस झगड़े को रीस्टार्ट करने का ये पॉलिटिकल षड्यंत्र है। मेरा जो चीफ मिनिस्टर है, इनको सबके अंदर में आरएसएस को रिलेशन है। पश्चिम बंगाल के चुनावी माहौल में मोहन भागवत का बयान तापमान बढ़ाने वाला है। सबसे पहले सुनिए कि भागवत ने क्या कहा है। ये एक झगड़ा चल रहा था, अंत में कोर्ट के हवाले कर दिया कि भाई आप निर्णय करो। कोर्ट ने बड़ा लंबा समय लगाकर बहुत ही विचार किया होगा ना, इतना लंबा समय लगाया तो, और एक निर्णय दिया तो वहां राम मंदिर बन गया। तो ये मंदिर मस्जिद वाला झगड़ा वहां समाप्त हो गया, बाबरी मस्जिद। अब फिर से बाबरी मस्जिद बनाकर उस झगड़े को रीस्टार्ट करने का ये पॉलिटिकल षड्यंत्र है, मतों के लिए हो रहा है। न ये मुसलमानों की भलाई में है, न ये हिंदुओं की भलाई में। झगड़ा खत्म हो रहा है, अच्छी सद्भावना बनेगी तो ये फिर से वो खाई चौड़ी करने का प्रयास हो जाता है। ऐसा नहीं होना चाहिए, ऐसा मुझे लगता है। इधर हम लोगों को संगठित होके समाज के नाते पक्का खड़ा रहना पड़ेगा। एक संघ हिंदू समाज अगर खड़ा होता है तो बंगाल में परिस्थिति बदलने के लिए कोई समय लगेगा नहीं। और भागवत ने दो बातें कही। पहली बात, हिंदू संगठित होगा तो बंगाल में हालात बदलेंगे, और दूसरी बात, बाबरी के नाम पर राजनीतिक षड्यंत्र रचा जा रहा है। लेकिन बंगाल में बाबरी की राजनीतिक नींव रखने वाली हुमायूं कबीर ने जो बात कही वो भागवत से ज्यादा ममता को चुभ सकती है। मोहन भागवत जी सारा भारत का राष्ट्रीय स्वयंसेवक का नेता है, उनको मैं सम्मान करते हैं। लेकिन वो जो असेसमेंट किया, जो यहाँ कोई दंगा होगी, कोई गड़बड़ होगी, कुछ होने नहीं देंगे। मेरा जो चीफ मिनिस्टर है, इनको सबके अंदर में आरएसएस को रिलेशन है, वो मिल गया। पहले 6 महीना पहले 15 दिन के लिए बंगाल में था मोहन भागवत जी। फिर यहाँ कैसा आया, ये मुख्यमंत्री आरएसएस को जो सत्ता में आया 2011-20 में, उसी टाइम में ओनली फॉर सारा बंगाल में जो आरएसएस का ब्रांच था, शाखा था, वो 558 था। आज का दिन में ममता बनर्जी आरएसएस को मदद देने, इनको पुलिस अधिकारी लोग मदद देने के लिए 12,000 पूछ किया। मोहन भागवत ने यह भी कहा कि दुनिया भर के हिंदुओं को बांग्लादेश के हिंदुओं की मदद करनी चाहिए, और ये भी कि हिंदुस्तान एक हिंदू राष्ट्र है, इसे साबित करने की जरूरत नहीं। ये ठीक वैसे ही है जैसे सूरज पूरब से उगता है। जाहिर है भागवत के बयान पर टीएमसी और बीजेपी दोनों ने प्रतिक्रिया दी। मोहन भागवत जी एक सीनियर एक्सपीरियंस्ड, उनका जो विचार है, उनका जो मार्ग है, हम लोग आइडियोलॉजिकली डिफर करते हैं, लेकिन अगर उसको कुछ कहना है बांग्लादेश के बारे में, उनको तो सेंट्रल गवर्नमेंट से बात करना चाहिए, क्योंकि वो तो उसका गवर्नमेंट है, भाजपा का गवर्नमेंट है। संघ प्रमुख का हमेशा ये कहना है कि हर एक भारतीय हिंदू है, तो मुस्लिम विरोधी का कोई प्रश्न ही नहीं है। वो सही कह रहे हैं कि धार्मिक
रूप से धार्मिक तौर पर भले अलग हों, लेकिन राष्ट्रवाद के नाम पर वो यही चाहते हैं कि जो भी भारत देश में रहते हैं वो राष्ट्रवादी बने, भारत के प्रति उनका प्रेम हो, उनकी आस्था हो। तो इस मामले में वो सही कह रहे हैं कि संघ कभी मुस्लिम विरोधी रहा ही नहीं। संघ का एकमात्र उद्देश्य है राष्ट्रवाद। देखिए, राम के नाम पर संसद के शीतकालीन सत्र में जो हंगामा हुआ वो आपको हमने पिछले दिनों दिखाया था, लेकिन एक बार फिर से हंगामा है। लेकिन इस बार सदन के अंदर नहीं, सड़कों तक ये मामला जा पहुंचा है। लेकिन ये मामला, अब आपको बता दें, किसी योजना से नहीं बल्कि एक रेस्टोरेंट से जुड़ा हुआ ये पूरा प्रकरण है। तो क्या है ये पूरा मामला, देखिए जरा हमारी रिपोर्ट देखिए। फर्स्ट एंड लास्ट राम के नाम पे कुछ भी बनाओ, कुछ भी राम के नाम पे, हमारी भक्ति के नाम से अगर मीट बिकेगा तो नहीं बिकने देंगे। मामला शाहजहांपुर में राजघाट चौकी के पास खुले एक रेस्टोरेंट का है। रेस्टोरेंट के नाम को लेकर उस समय विवाद हो गया जब एक संगठन मौके पर पहुंचा। आपत्ति इस बात पर जताई गई कि किसी दुकान का नाम रामपुरी जायका कैसे हो सकता है। फर्स्ट एंड लास्ट राम के नाम पे कुछ भी बनाओ, कुछ भी राम के नाम पे, हमारी भक्ति के नाम से अगर मीट बिकेगा तो नहीं बिकने देंगे। आज बहुत शांति से हैं, बिल्कुल शांत रूप में सब लोग आए हुए हैं। यहाँ जितने लोग आए कुछ भी कोई नहीं कहेगा, लेकिन कल तक हमें ये नाम नहीं चाहिए। बताइए हम एसपी ऑफिस में कह दें, बताइए हम डीएम ऑफिस में कह दें, बताइए हम उद्योग व्यापार में कह दें, बताइए जिससे बताइए उससे कह दें, लेकिन राम के नाम से हमें खिलवाड़ नहीं। आपका बीच में खुला था, लेकिन ऑब्जेक्शन आपने बीच में बंद कर दिया था। नहीं तो वो सावन ने बंद किया था ना, उसके बाद अभी स्टार्ट हुआ दोबारा सर्दियों में। एक महीना बंद कर फिलहाल आपको नाम चाहिए शहर के नाम से। यहाँ मंगलवार हो जाए, राम नाम आ रहा है ना, राम नाम आ रहा है, राम के नाम से नहीं चल पाएगा भैया। विनती है, कुछ भी आप मान लीजिए, ठीक है, अभी हाथ जोड़ के कल आप चेंज करवा दीजिए इसको, जो भी है कल तक आपके पास कल तक आएगा, नहीं तो खुद ही लड़के कोई ना कोई पत्थर मार या वीडियो खोल लीजिए ना, कल तक कट जाएगा नाम। रेस्टोरेंट के लिए राम के नाम पर आपत्ति करने वालों का तर्क है कि ऐसा करने से भावनाएं आहत होती हैं। इस संबंध में कुछ संगठनों ने स्थानीय पुलिस में शिकायत दर्ज कराई। सूचना मिलने पर पुलिस मौके पर पहुंची। रेस्टोरेंट के मालिक से बातचीत हुई, जिसके बाद उसने आश्वासन दिया कि रामपुरी जायका नाम हटा दिया जाएगा। और कुछ भी नाम रख लीजिए, XYZ बहुत से नाम है, होटल किसी नाम से भी चल सकता है। और वहाँ के नाम पे चिकन बिकेगा, मुरादाबादी कर दीजिए, मुरादाबादी वो तो चलेगा, आएंगे कोई दिक्कत नहीं। नाम की बात है, मुरादाबाद करिए, हमारे राम का नाम हटाइए, बस राम के नाम। कल सुबह 11 बजे तक का टाइम है आपके पास। 11 बजे आपका ये होटल बोले तो ये नाम हटके ही अपना कुछ भी रखिए ना, कोई खतरा नहीं, बस ये हमारे भगवान की विधि नाम से होटल नहीं, ठीक है, उसमें कोई एतराज होना नहीं। अपना आपका नाम होगा, क्या नाम है आपका? नोमान। हाँ, नोमान लिखिए। फिलहाल शाहजहांपुर के इस इलाके में शांति है। रेस्टोरेंट के उद्घाटन के साथ ही जायका थोड़ा बिगड़ा, लेकिन माहौल नहीं बिगड़ने दिया गया। कल सुबह 11 बजे तक का टाइम है आपके पास। 11 बजे आपका ये होटल बोले तो ये नाम हटके ही अपना कुछ भी रखिए ना, कोई खतरा नहीं, बस ये हमारे भगवान की विधि नाम से होटल नहीं, ठीक है, उसमें कोई एतराज होना नहीं। अपना आपका नाम होगा, क्या नाम है आपका? नोमान। हाँ, नोमान लिखिए। ब्रेक के बाद एक बार फिर से बढ़ते हैं आगे। आप देख रहे हैं सवाल इंडिया का। अब बात करेंगे पश्चिम बंगाल की राजनीति की, क्योंकि देखिए 6 दिसंबर को बाबरी मस्जिद की नींव रखने वाले हुमायूं कबीर, अब उन्होंने नई पार्टी का ऐलान कर दिया है। जी हाँ, पार्टी का क्या नाम रखा है? जनता उन्नयन। लेकिन इसके साथ तमाम सवाल खड़े हो रहे हैं। सवाल ये भी उठे कि बंगाल के चुनावी रण में जनता उन्नयन क्या कमाल कर पाएगी? बहुत सारे प्रश्न हैं, रिपोर्ट देखिए। नई बाबरी का प्लान, हुमायूं की नई पार्टी का ऐलान। हुमायूं का जनता उन्नयन, जीतेंगे बंगाल का चुनावी रण। बंगाल जंग की झांकी,
असली लड़ाई बाकी। बाबरी मस्जिद की नींव रखने के चलते तृणमूल कांग्रेस से निकाले गए हुमायूं कबीर ने अपनी नई पार्टी का ऐलान कर दिया। 6 दिसंबर को हुमायूं कबीर ने बंगाल के मुर्शिदाबाद में बाबरी मस्जिद की नींव रखी थी और इसके 16 दिन के बाद नई पार्टी की घोषणा की गई। हुमायूं कबीर ने अपनी पार्टी का नाम जनता उन्नयन रखा है। नई पार्टी के ऐलान के मौके पर हुमायूं कबीर ने एक साथ ममता बनर्जी और बीजेपी पर निशाना साधा। आपको दोनों बयान सुनाएंगे, लेकिन पहले सुनिए ममता बनर्जी को लेकर हुमायूं ने क्या बड़ा चैलेंज दिया है। মমতা ব্যানার্জি আপনাকে মুর্শিদাবাদে 2011-তে একটা পেয়েছিলেন আর 2004-এ আমাকে প্রার্থী না দিয়ে শুভেন্দুর কথাই 22টা প্রার্থী দিয়ে 4টে জিতেছিলেন। আর হুমায়ুন কবির আবার আপনার হাতে পায়ে ধরে এই তৃণমূলে এসে 20টা পায়ে দিয়েছিলাম। আজকে চ্যালেঞ্জ আমার, কোন শক্তি থাকলে মুর্শিদাবাদে আপনি খাতা খুলে দেখাবেন। মুর্শিদাবাদে 22টা সিটে আপনি খাতা খুলবেন। 2 বিজেপি আছে, বিজেপি হয়তো 2-1টা সিট বাড়িয়ে নিতে পারে। তাদের যা কৌশল, তাদের যা অর্থবল। हुमायूं ने ममता से पूछा कि आपने इतने सालों में मुसलमानों के लिए क्या किया और मुसलमानों के लिए कितनी नौकरियां पैदा की। এই পুলিশ কার হয়ে কাজ করে আর মুর্শিদাবাদের পুলিশ প্রশাসনকে আমি আজকে। हुमायूं कबीर ने बंगाल विधानसभा में नेता विपक्ष शुभेंदु अधिकारी को भी चैलेंज किया। कहा, हम 100 सीटें जीतेंगे जिसमें 70 मुस्लिम और 30 हिंदू विधायक होंगे। বিজেপিকে সতর্ক করছি, আপনি যখন বলছেন যে যে কটা মুসলিম এমএলএ যদি 200টা সিটে লড়ি 100টা সিট গ্যারান্টি জিতে যাব, সেখানে হয়তো 70 মুসলিম থাকবে, 30টাও হিন্দু থাকবে। আপনার বাবা শিশির বাবুর ক্ষমতা থাকলে আমার গায়ে হাত দিয়ে দেন। चलिए, बात हो गई पश्चिम बंगाल की, अब आगे बढ़ते हैं। आपको लिए चलते हैं महाराष्ट्र की राजनीति में क्या हलचल है। देखिए, महाराष्ट्र में अगले महीने बीएमसी के चुनाव होने वाले हैं, लेकिन उसके पहले स्थानीय जो निकाय चुनाव हुए उसमें राज ठाकरे की जो पार्टी है उनका प्रदर्शन बहुत कमजोर रहा है। लेकिन फिर भी कुछ एक्सपर्ट्स कह रहे हैं, कुछ सियासी गलियारे में चर्चा है कि राज ठाकरे इसमें उद्धव ठाकरे की पार्टी पर भारी पड़ सकते हैं। लेकिन ऐसा क्यों बोला, चलिए जरा समझने की कोशिश करते हैं और दिखाते हैं आपको इसके लिए एक स्पेशल रिपोर्ट। महायुति का जश्न बनता है क्योंकि निकाय चुनाव में नतीजे पूरी तरह से महायुति के पक्ष में हैं। और खास बात यह है कि महाराष्ट्र के नगर परिषदों और नगर पंचायत चुनाव में बीजेपी को एक तरफा जीत मिली है। बीजेपी ने खुद को सबसे बड़ी पार्टी के रूप में स्थापित किया है, लेकिन सवाल उठता है कि अब महाविकास अघाड़ी का क्या होगा। आजकल चुनाव नहीं होते, ऑक्शन होता है, बोली लगाई जाती है। आगे से तो चुनाव करना ही नहीं चाहिए। जिस तरह से चुनाव में पैसा आया है, 10-10 हजार 15-15 हजार में वोट खरीदे गए, सत्ता का दुरुपयोग हुआ है। मैंने पहली बार देखा लोकल बॉडी चुनाव में मुख्यमंत्री, उप मुख्यमंत्री चार्टर फ्लाइट 4-4 लेकर घूम रहे हैं, हेलीकॉप्टर लेकर घूम रहे हैं। हमने कभी लोकल बॉडी में इस प्रकार का वातावरण नहीं देखा। जिस नगर पालिका लोग का बजट 30 करोड़ है, वहां 150 करोड़ खर्चा हो, 150 करोड़ खर्चा हो, कहां टिक पाएगी सामान्य जनता, कैसे चुनाव लड़ेंगे लोग। इस तरह से अगर पैसों का खेल चल रहा है तो चुनाव लड़ना मुश्किल होगा। ध्यान देने की बात है कि एमवीए मात्र 51 निकायों पर सिमट गई है, जिसमें कांग्रेस ने 35 जगहों पर जीत हासिल की। उद्धव की पार्टी को 9 और शरद पवार की पार्टी को 7 के आंकड़े से संतोष करना पड़ा। इन नतीजों के बाद ठाकरे बंधुओं के बीच अपर हैंड की लड़ाई में राज ठाकरे निर्णायक स्थिति में आ गए हैं। राज ठाकरे का रणनीतिक फोकस मुंबई और ठाणे जैसे मराठी बहुल शहरी क्षेत्रों में
अपने उम्मीदवार उतारने पर है। अब जबकि उद्धव ठाकरे की ताकत 9 निकाय जीत पर सिमट गई है, तो वो अब राज ठाकरे के साथ गठबंधन के लिए मजबूर दिख रहे हैं। माना जाता है कि एमएनएस मुंबई के 25 से 30 वार्डों में 3000 से 5000 वोटों पर असर रखती है, जो किसी भी उम्मीदवार की जीत हार तय करने की स्थिति में है। महाविकास आघाड़ी के भीतर अब उद्धव ठाकरे की स्थिति एक जूनियर पार्टनर जैसी रह गई है। कांग्रेस ने 35 परिषदों में जीत दर्ज कर ये साबित कर दिया है कि वह विपक्ष का सबसे बड़ा चेहरा है। रमेश चन्नीथला और नाना पटोले के सोलो एक्ट यानी चुनाव अकेले लड़ने के बयानों ने अब उद्धव ठाकरे की चिंताएं बढ़ा दी है। यदि कांग्रेस बीएमसी में भी चुनाव अकेले लड़ती है तो उद्धव ठाकरे के पास राज ठाकरे के अलावा और कोई दूसरा विकल्प नहीं बचता है और इस सौदेबाजी में राज ठाकरे अपने मन मुताबिक सीटों की मांग करेंगे। 15 जनवरी 2026 को होने वाले बीएमसी चुनाव अब उद्धव ठाकरे के लिए राजनीतिक जीवनदान की तरह हैं। 74,427 करोड़ रुपए के विशाल बजट वाली इस महानगर पालिका पर महायुति ने अब 150 से ज्यादा सीटें जीतने का लक्ष्य रखा है। बीजेपी के राम कदम से हमने पूछा कि ठाकरे बंधुओं का एक साथ आना उनके लिए कैसी चुनौती है। एक साथ तो ठाकरे बंधु भी आ रहे हैं, कहा जा रहा है कि बीएमसी में उनका साथ आना कहीं ना कहीं बहुत ज्यादा डिफरेंस दिखाएगा। ठाकरे ब्रांड था, है नहीं। जब स्वर्गीय बाला साहब थे तब ब्रांड था, अब ये ब्रांड का बैंड बच चुका है अपने करतूतों के कारण। अभी कल के चुनाव में क्या मिला आपने देखा, अंडा तक उनके नसीब नहीं आया, तो कहाँ ब्रांड बचा है। बार बार वही पुराने घसे पीटे डायलॉग, मराठी मराठी मराठी। मुंबई महानगर पालिका में कितने लोगों को दिया काम तुमने? केवल चुनाव सामने आए तो वही घिसे पिटे डायलॉग, मुंबई को तोड़ेंगे, ये करेंगे, वो करेंगे। लोग उब चुके हैं। ये उद्धव ठाकरे जी लोगों को मूर्ख समझते हैं। लोग मूर्ख नहीं है, सोशल मीडिया का जमाना है, सबको सब समझता है। तो क्या ये मान लिया जाए कि उद्धव ठाकरे की सिर्फ 9 सीटों पर जीत उनकी आगे की रणनीति को तय करने में अहम होगी और बीएमसी चुनाव में ठाकरे उपनाम के सम्मान को बचाने के लिए उद्धव को अपनी विचारधारा में भी बड़ा बदलाव करने होंगे। महाराष्ट्र की राजनीति के बाद अब खबर दिल्ली से। क्या दिल्ली एनसीआर के लिए फेफड़े का काम करने वाली अरावली पर्वतमाला खत्म हो जाएगी? दरअसल अरावली को लेकर सुप्रीम कोर्ट के एक निर्णय के बाद प्रदर्शन करने वाले लोग ये सवाल उठा रहे हैं। केंद्रीय मंत्री ने इस पर सफाई भी दी है, लेकिन इसको लेकर विरोध बढ़ता जा रहा है। पूरी खबर। यहाँ पानी, हवा, वातावरण सब अरावली पे डिपेंड है हमारे क्षेत्र का। भाई 100 मीटर का एरिया मांग रहे हैं वो, 100 का कल 1000 का मांगेंगे, परसों 5000 का मांगेंगे, पूरी अरावली को कवर कर देंगे। ये हमला है हमारे घर पे, हमारी पहाड़ियों पे, हमारे पानी पे, हमारे रहन सहन पे। अरावली एक पहाड़ या पत्थरों के कोई पहाड़ी नहीं है या रेंज नहीं है, ये हमारी संस्कृति का अभिन्न हिस्सा है और सदियों से इसने हमारे को रोजगार दिए हैं, हमारा पालन किया है, पोषण किया है। ये 2 तस्वीरें देखिए। पहली तस्वीर दुनिया की सबसे पुरानी और हजारों किलोमीटर में फैली अरावली पर्वतमाला है और दूसरी तस्वीर में हजारों की संख्या में प्रदर्शन कर रहे लोग इसे बचाने की मांग कर रहे हैं। क्या दिल्ली एनसीआर के लिए फेफड़े का काम करने वाली अरावली पर्वतमाला खत्म हो जाएगी? ये सवाल प्रदर्शन करने वाले उठा रहे हैं। प्रदर्शनकारियों की ये तस्वीर राजस्थान के उदयपुर की है और ये जंग है पर्यावरण को बचाने की, पहाड़ों को बचाने की। यूं तो पर्यावरण को लेकर आए दिन छोटे मोटे प्रदर्शन होते रहते हैं, लेकिन ये विरोध कोई आम पर्वत नहीं बल्कि दुनिया की सबसे पुरानी पर्वत श्रृंखलाओं में से एक और 4 राज्यों में फैले अरावली पर्वत को बचाने की है। लोगों का ये विरोध अरावली पर्वतमाला को लेकर सुप्रीम कोर्ट की तरफ से पिछले दिनों दिए गए एक फैसले के खिलाफ है। उदयपुर में जिला कलेक्ट्रेट के बाहर भारी संख्या में लोगों ने उग्र प्रदर्शन किया, जिसमें पर्यावरण प्रेमी, सामाजिक कार्यकर्ता और आम लोग भी शामिल थे। प्रदर्शन को देखते हुए पहले से ही बैरिकेडिंग की गई थी, लेकिन कुछ प्रदर्शनकारियों ने बैरिकेडिंग तोड़ दी और आगे बढ़ने लगे। इस दौरान प्रदर्शनकारियों की पुलिसकर्मियों के साथ धक्का मुक्की और तीखी नोकझोंक भी हुई। हालात संभालने के लिए भारी पुलिस बल को मौके पर तैनात करना पड़ा। अरावली को लेकर लोगों का ये प्रदर्शन सिर्फ उदयपुर तक सीमित नहीं बल्कि राजस्थान समेत दूसरे राज्य के भी कई शहरों में हो रहा है। पहले आपको बताते हैं कि सुप्रीम कोर्ट ने अरावली को लेकर पिछले दिनों जो कहा था उसके मुताबिक सुप्रीम कोर्ट ने अरावली पहाड़ियों की पहचान के लिए एक समान मानक तय किया है।
इसके मुताबिक अब उन सभी भू आकृतियों को अरावली पहाड़ी माना जाएगा जिनकी ऊंचाई स्थानीय सतह से 100 मीटर या उससे अधिक है। अगर एक पहाड़ी दूसरी पहाड़ी से 500 मीटर के दायरे में है तो इसे अरावली रेंज का हिस्सा माना जाएगा। कोर्ट ने अरावली क्षेत्र में नए माइनिंग लीज जारी करने पर पूरी तरह से रोक लगा दी। कोर्ट ने कहा कि जब तक केंद्र सरकार सस्टेनेबल माइनिंग मैनेजमेंट प्लान तैयार नहीं कर लेती तब तक कोई नया लाइसेंस नहीं दिया जाएगा। जो खनन पहले से वैध रूप से चल रहे हैं उन्हें जारी रखने की अनुमति दी गई है, लेकिन वो कड़े पर्यावरणीय नियमों और निगरानी के अधीन होंगे। अरावली को लेकर प्रदर्शन में बच्चे से लेकर बड़े सब शामिल हैं। पोस्टर बैनर लेकर अरावली पर प्रदर्शन करने पहुंचे लोग क्या कुछ कह रहे हैं ये आपको सुनाते हैं। हमारे जानवर, हमारे बच्चे यहाँ रोज खेलने आते हैं, जानवर यहाँ घूम के विचरण करके जाते हैं और यहाँ पानी, हवा, वातावरण सब अरावली पे डिपेंड है हमारे क्षेत्र का। हमारे बकरियां चरती हैं, हमारे डूंगर में बकरियां नहीं चरेगी तो हम दूध कहाँ से पिएंगे। हमारे बड़के बूढ़े, हमारी 10-20 पीढ़ियां हो गई जो इस पहाड़ को बचाने में काम कर रही है, उनको नष्ट करने का ये काम कर रही है और हम कतई नहीं होने देंगे ये। तो उनका उद्देश्य यही है कि खनन करेंगे, फिर यहाँ पर फैक्ट्रियाँ स्थापित होगी तो उनका अपना धंधा हो गया, वो तो अपनी इनकम बढ़ा रहे हैं। यहाँ की तस्वीरें किस तरह से हैं, क्योंकि ये कई हजारों लाखों प्राणियों का घर है। इतना ही नहीं, जब राजस्थान से रेतीली हवाएं चलती हैं, यही अरावली हिल्स हैं जो उन्हें रोकने का काम करती हैं। दिल्ली में अभी भी दमघोटू हवा है, लेकिन यदि अरावली हिल्स ना रहे तो दिल्ली शायद रहने लायक भी नहीं रहेगी। और यही हाल हरियाणा और राजस्थान में भी है। अरावली को लेकर जब शहर शहर विरोध प्रदर्शन तेज होने लगे तब केंद्रीय पर्यावरण मंत्री भूपेंद्र यादव खुद सामने आए। उन्होंने क्या कुछ कहा है ये आपको सुनाते हैं। एक पहाड़ी और दूसरी पहाड़ी के बीच में 500 मीटर का ही गैप है तो वो जमीन भी अरावली रेंज मानी जाएगी। इस डेफिनेशन के आने के बाद 90% से ज्यादा एरिया प्रोटेक्टेड एरिया में आ गया। दरअसल अरावली को नॉर्थ इंडिया का लाइफलाइन माना जाता है। कैसे? देखिए, चंबल, साबरमती और लूनी जैसी नदियों का प्रमुख स्रोत है। थार रेगिस्तान को पूर्व की ओर बढ़ने से रोकता है अरावली। दिल्ली एनसीआर के लिए फेफड़ों की तरह काम करता है। दक्षिणी पश्चिमी मानसून की हवाओं को दिशा देती है अरावली। आसपास के शहरी क्षेत्रों के तापमान बढ़ने से रोकती है संतुलन। अरावली की चट्टानें वाटर हार्वेस्टिंग मशीन की तरह एक तरह से कार्य करती हैं और अब लोग वहां प्रदर्शन कर रहे हैं।